देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले, दिल्ली वालों भाजपा सरकार बना दो, हम दिल्ली को दुनिया में सबसे अच्छी राजधानी बना देंगे। फ्री रेवड़ी बांटने का किया ऐलान। उधर शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाकुंभ की मौतों से लेकर इलेक्शन कमीशन तक इशारों में बीजेपी पर लगा दिए बड़े आरोप। एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन, गाजा व चीन को लेकर बीजेपी की मोदी सरकार को घेरा। वहीं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन व चीन से कारोबार पर मोदी सरकार की नाकामियों पर हमला बोला। बीजेपी के दिग्गज नेता पुरी से सांसद संबित पात्रा के आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी पर कसा जबरदस्त तंज। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूरी बीजेपी मोदी सरकार को चुनाव व महाकुंभ में मरे लोगों पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। क्या ये सभी नेता एक दूसरे पर बोल रहे हैं हमला? कौन कितना सच बोल रहे हैं कमेंट करके बताएं। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सर, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने एक इम्पॉर्टेंट मोशन ऑफ थैंक्स में मुझे भागीदारी लेने का मौका दिया। सर, सबसे पहले मैं अपना जो 5 मिनट का भाषण है वो मैं जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भगदड़ में मौत हो गई है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। मैं अपनी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ व्यक्त करना चाहूँगी। कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, पर ये खबर ज़रूर है कि हज़ारों की तादाद में लोग गायब हैं, उनके नाम अभी मिसिंग में हैं। उम्मीद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार लिस्ट साझा करेगी, जो 30 नाम हैं वो 30 नाम भी जनता के सामने लेकर आएगी। और सारे श्रद्धालुओं को मैं अपना नमन व्यक्त करना चाहती हूँ। सर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में सारी चीज़ों की बात हुई थी, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अब उसके साथ साथ एक और नाम जुड़ गया है, वो है इलेक्शन कमीशन का। मैं चिंता व्यक्त कर रही हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यह हमारे प्रजातंत्र और इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और आने वाली सदियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर हम पार्लियामेंट में इसकी चर्चा ना करें। और क्योंकि जनता के मन में ये शक है, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और हर जनता के मन में ये शक है कि जिस तरीके से चुनाव नतीजे लोकसभा से लेकर विधानसभा में आए, उसमें कितना अंतर है वोटर्स का, वोटिंग परसेंटेज का और वोटर एडिशन का। सर, मैं बस कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। 72 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जो नए वोटर्स 5 महीने में लोकसभा में जिन्होंने शायद वोट नहीं किया था, विधानसभा में बाहर निकलकर उन्होंने वोट किया है। 47 लाख वोटर्स ऐसे थे जो न्यूली रजिस्टर्ड थे। और मैं आपको बता दूं, 2019 से लेकर 2024 में करीब 47 लाख ऐड हुए थे। 5 साल में 47 लाख और 5 महीने में 48 लाख वोटर एडिशन हुए हैं। ये गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि आज सत्ता उनके हाथ में है, कल हमारे हाथ में होगी। अगर मिसयूज होता है इलेक्शन कमीशन या कहीं से भी अंडरमाइन होता है, या हमारी इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी पे चोट पहुंचती है। सर, एक तो हमने सभी ने साईं बाबा जी की कृपा सबने देखी है, मिरेकल्स देखे हैं। शिरडी का नाम देश क्या दुनिया में सब जाना जाता है, पर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, मैं इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एक ही बिल्डिंग में 7000 वोटर रजिस्टर हो जाते हैं। वो कहाँ से आए, कैसे आए, किसने उसका वेरिफिकेशन किया, ये गंभीर चर्चा का विषय है। 7.83% वोटर टर्नआउट लास्ट के 1 घंटे में महाराष्ट्र में होता है, जिसका अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में ट्रांसलेट करें तो 76 लाख वोटर्स आकर वोट करते हैं लास्ट 1 आवर में। सर, महाराष्ट्र में एक स्कीम का लॉन्च हुआ, जैसे ही लोकसभा में हार हुई, एक स्कीम महिलाओं के लिए लॉन्च की, जो कहा था लाड़की बहन स्कीम है। उसमें खुले हाथ से सारी महिलाओं को, जिसने अपना नाम डाला था, उन सबको जो पैसा प्रॉमिस किया था वो उनको दिया है। जैसे ही इनकी सरकार बनी है, अब ये 60 लाख महिलाओं का नाम काटने की होड़ में लगे हुए हैं। और जो महिलाओं को मिले थे, जो लाड़की बहन के स्कीम के अंतर्गत पैसे मिले थे, वो भी उनसे खींचने को लगे हैं। और आपस की छींटाकशी में सरकार में जो आने वाली जो स्कीम है, जो उनको पैसे मिलने चाहिए, वो भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। पर मिडिल क्लास की बहुत चर्चा कर रहे हैं, मिडिल क्लास को लेकर बहुत वाह-वाह लूटी है।
उनका जो इनकम है वो स्टैग्नेंट है, जो सैलरीड क्लास है वो स्टैग्नेंट है, और कोविड के बाद से जो कमी आई है वो कमी अभी भी बरकरार है। जो सबसे गंभीर जिनको चोट पहुंची है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड सिटीजन्स हु आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। 38% उनके पैसों में, इनकम में गिरावट आई है, उसकी बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, जो मैं मानती हूं कि एक दर्दनाक और दुखदाई विषय है। हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में जो अंतर है वो इन आंकड़ों में ही स्पष्ट हो रहा है, जो इसके बारे में राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं कहा है। मेक इन इंडिया की बात हुई सर, पर क्या आपको पता है कि 40% जो सरकारी बिड्स भी आते हैं वो मेक इन इंडिया नॉर्म्स को फ्लाउट कर विदेशी कंपनियों को वो बिजनेस देते हैं। करीब 6,000 करोड़ के जो टेंडर्स हैं वो विदेशी कंपनियों को दे दिए जाते हैं। उसमें से कितनी चाइनीज़ हैं मैं इसमें बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अगर चाइना के बारे में खुलासा किया तो ये इनको दर्द होने लगता है, इनको मिर्ची लगने लगती है। चाइना से क्या प्रेम है मैं नहीं जानती हूँ, पर चाइना से हमें कोई प्रेम नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में उजागर करूँगी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू में भी मेड इन चाइना का स्टैंप हो, वो हमें मंजूर नहीं है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी जी। Thank you, sir. I stand to oppose the President address motion. Sir, I start by putting to this House how this foreign policy for our country has been compromised from what its traditional position has been. Sir, take the case of Palestine. 61,709 Palestinians have been killed. 1,11,588 have been injured. India is a signatory to, India is a part to Genocide Convention, and the Genocide Convention says that anyone who is party to the Genocide Convention must contribute to ensure it prohibits from contributing to genocide and also requires to take steps to prevent it. Sir, not a single hospital is there in Gaza. This country, this great nation of mine, had constructed 2 floors of a library in a university. Those universities and that library has been finished. You have 1.2 million people being made homeless. Deliberate starvation has happened. And people have no drinking water. And what do we see now? We have heard the Prime Minister saying, "I'll stop the war in Ukraine." Where is my Prime Minister? Where is this government? Why are they keeping quiet on this genocide which is being perpetrated on the Palestinians? What has been the traditional stance of our country, from Mahatma Gandhi up to all the Prime Ministers? Why can't we oppose this genocide? We are party to the Genocide Convention. I am warning this government that when the genocide history of Gaza will be written, this Prime Minister will also be in the list of accomplices. I demand from the government that let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. Invite more Palestinians to India on scholarship. Let them rebuild that Gaza. We cannot be part. How can we allow arms to be exported to Israel? An Indian ship was stopped in Spain. We are signatory to this Genocide Convention. How will history remember us? With what face can we face the world? Sir, second point. India's moral voice is dead in Palestine, sir. It is completely dead in Palestine, sir. Sir, come to China. The army chief in the interview to an English newspaper said rules out any troop cut along LAC. He says no troop normalization can happen. Why are we back to business as usual? Mansarovar Yatra will start, direct flights will start, visas will be issued, Chinese investment will be welcomed with open arms. Can we patrol those 25 patrolling points which we lost? Can we go and patrol in the buffer zones of Galwan, Pongsong Su, Gogra, Hot Spring and Kailash Range? No. With what we have lost 2,000 square kilometers of land, and it is back to business with China. I strongly condemn this step which this government is taking in the fear of China. Come to USA, sir. Pew Research study had said that 7.25 lakh unauthorized immigrant Indians are in USA.
and 18,000 are in final list of removal. Are we going to accept all this 7.25 lakh? Are we going to accept this 18,000 who are in final list of removal? How many aircrafts do you require? 300 aircrafts. Can this government has imagined what the loss of remittance? What will be their employment over here? They have no policy. In Bangladesh, for one person, we are destroying a relationship with Bangladesh. When will my Prime Minister meet his counterpart in Bangladesh? I fear, sir, that we will be out of the game. When I say the term game, the government understands that. मोदी जी ने 10 साल में पूरे विश्व में भारत के सम्मान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। और 10 साल के अंदर कई राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जहां डबल इंजन सरकार बनी, वो सभी सरकारें अपने अपने राज्य को कहां से कहां पहुंचा दी। हमारा दिल्ली वहीं का वहीं रह गया, पिछड़ गया दिल्ली। मगर मैं आपको आज वादा करने आया हूं भाइयों, इस बार प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, कमल के निशान पर मोदी के नाम पर मोहर लगा दो। हम दिल्ली को 5 साल में दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाकर रखेंगे, सबसे अच्छी राजधानी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषित किया है कि हम दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया इनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देंगे, कोई बीच में नहीं आएगा। हमने तय किया है हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये का चेक देंगे और 6 पोषण किट। दुनिया भर में गैस का जो दाम हो, दिल्ली की माताओं को डरने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और हर महिला को होली और दीपावली में मुफ्त 1-1 सिलेंडर दिया जाएगा। 10 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में कर देंगे। वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन बढ़ाकर 2500, विधवाओं का पेंशन बढ़ाकर 3000 करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन में 5 रुपये में खाना देंगे और 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में जो भाइयों बहनें बसे हैं, वो सभी को अपने जगह का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर झुग्गी जहां है उनको मालिकाना हक देकर पक्का मकान देंगे और 13,000 दुकानें जो सील करी है केजरीवाल ने, वो 13,000 दुकानों को भी खोलेंगे। एक महाभारत टूरिस्ट सर्किट जिसमें द्वारका विधानसभा भी आएगी। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मिलकर एक महाभारत टूरिज्म की सर्किट बनाएंगे जो दिल्ली में देश भर के टूरिस्टों को लाएगी और यमुना जी पर भव्य रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। युवाओं को 50,000 नौकरी, 1 रुपया दिए बगैर घर पे पोस्टमैन आ जाए, इतनी पारदर्शिता से देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 20 लाख रोजगारी के मौके पैदा करेंगे और दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे। माननीय संजय सिंह सर, उनको आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे वो जाएगी। अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं सर। आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपने बहुत बड़ी बात की, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है सर। दिल्ली एक छोटा राज्य है, इस छोटे से राज्य में आपको चुनाव कराना है। यही संसद है, यही सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है, बहुत अफसोसजनक है। दारू बांटा जा रहा है, चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे बनवर। ये चीजें मैंने पूछा बनवर जूता क्यों बांटा? हाँ, रिकॉर्ड पे आपको ऑथेंटिकेट करूंगा सर। प्लीज
ऑथेंटिकेट करूंगा। जूता भी बांटा जा रहा है, तो मैंने कहा ये जूता क्यों बांट रहे हो, तो कई जनता ही रिएक्ट कर रही है कि नहीं ये जूता इसलिए बांटा जा रहा है कि इन लोगों के कर्म खराब है। मैंने कहा नहीं ऐसे काम मत करना, अहिंसा के रास्ते पे हम लोगों को चलना है। तो मान्यवर, चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है, वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके हाथ में स्याही लगाई जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा, कालका जी, ये जो भी बातें आप कर रहे हैं माननीय संजय जी, प्लीज एक तो आपको ऑथेंटिकेट करके सब चीजें देनी पड़ेंगी एकदम। प्लीज सर, ये पार्लियामेंट है सर, पार्लियामेंट के नियम है, मैं दूंगा सर। पार्लियामेंट के नियम है। रूल 238 में आपको पढ़कर सुना आपने दो। निर्देश दिया है, मैं दूंगा। रूल 238 का बोलने में हर मेंबर ध्यान रखेगा, ये आपको मैं अनुरोध मैं दूंगा सर, मैं दूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैं दूंगा सारे प्रभाव। चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, संवैधानिक संस्था, ये भी रूल के तहत आप जानते हैं। पुलिस पे तो कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पे तो कर सकते हैं। बोलिए। नहीं, मैं सर दिल्ली का सांसद हूँ, क्या दिल्ली के बारे में नहीं बोल सकता? दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने चाहिए? प्लीज ये सर आप बोले सर, आपने कहा बोलने को, मंत्री नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बोले, अपना समय आपका जा रहा है। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और ये रिकॉर्ड रख रहा हूं सर, अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, जनकपुरी में 6247 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, संगम विहार में 5862 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, आरके पुरम में 4285 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, पालम में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, द्वारका में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, तुगलकाबाद में 3987 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, ओखला में सर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन, आप ये निष्पक्ष, मैं रख रहा हूं, मैं तो रख रहा हूं, आपने कह दिया मैं रखूंगा। करावल नगर 2957 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, लक्ष्मी नगर 2147 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मुस्तफाबाद 2051 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, विकासपुरी 1923 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, कृष्णानगर 1631 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मटियाला 1561 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। इसका स्रोत क्या है माननीय संजय जी? ये जो आप ऑनलाइन कहां से? ऑनलाइन आप इसका चुनाव आयोग की वेबसाइट, मैं दूंगा सर, आपने कहा है मैं दूंगा। 11,000 वोट, 11,000 वोट शाहदरा में कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। तो मैं ये कह रहा हूं सर, मैं आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन आपका ये है कि आप वोटें कटवा के, फर्जी वोटें जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी ना करें सर, मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर, चुनाव आयोग को तो मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर। आपको याद होगा पिछली दफा भी आपने अपनी तकरीर में पिछले समय में ये सवाल उठाया। चलिए नई बात बोलता हूं सर, प्लीज सर, नई बात बोलता हूं प्लीज सर, मेरा टाइम जा रहा है। टाइम जाएगा, आप बोले अपना। सर, एक पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे 3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अब 31 वोट हो गया।
सीपी जोशी, सर सीपी जोशी माननीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर में 4 वोट था लोकसभा में, अभी 27 वोट हो गया, 27 वोट। माननीय केंद्रीय मंत्री है आदरणीय कमलेश पासवान जी, उनके यहाँ संजय जी सर 3 वोट था। आप 238 रूल के तहत जानते हैं सर जब किसी भी अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड, अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट, मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट, रूल के तहत आप मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। संजय जी 1 मिनट सर, एज पर रूल्स आप किसी भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के बारे में कुछ भी एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो आपको ऑनरेबल चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। प्लीज टेक योर सीट। आप टाइम डिसाइड नहीं कर रहे, आप उन पर कोई एलिगेशन बिना चेयरमैन की अनुमति के लगा नहीं सकते, आप रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सर ऑथेंटिकेट करूंगा। माननीय संसद, माननीय मंत्री पर आप नहीं लगा सकते। चलिए सर बोलने दो, नियम और हम बता रहे हैं आपको नियम बोलने तो दीजिए। अगर वो चीजें बोलेंगे रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। सर आप आगे बोलें। सर क्या क्या बोला गया यहाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में? आपने रोका उनको? प्लीज आपने रोका? हमें सबसे अपेक्षा है, आपने रोका सर? हमने सबसे अपेक्षा किया। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, क्या क्या बोला गया? आपने रोका? माननीय संजय जी आप बोले। सर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी सदन में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, कोई ऑब्जेक्शन हुआ सर? प्लीज 1 मिनट। ये पक्षपात क्यों? प्लीज ये पक्षपात क्यों है? मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। जिस घर में लोकसभा में 3 वोट थे कमलेश पासवान के यहाँ, अभी 27 वोट हो गए। मिनिस्टर है सर। मैंने बताया आपको नियम। प्लीज डू नॉट रिपीट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम संजय। पंकज चौधरी, पंकज चौधरी मंत्री। प्लीज संजय जी प्लीज। सर मैं वोटों की गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा था सर। चलिए आपकी मर्जी सर। सर तो इस तरीके से दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? आपको कानून व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए। दिल्ली की सारी मशीनरी को आपने गड़बड़ी करने में लगा रखा है, ये चीज ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है, इस संसद के लिए ठीक नहीं है। तो है साबरमती की नदी पे ऐसे ऐसे झूला झुलाते हो, झूला झुलाते हो चीन के राष्ट्रपति को, आरोप अपोजिशन में लगाते हो। हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, उसके बाद आपने कितना व्यापार बढ़ाया मैं बताता हूं, देश को सुनना चाहिए। सर गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की सरकार ने चीन से जो व्यापार बढ़ाया है 11.6 लाख करोड़ रुपए। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं ये बात। आप चीन के सामने झुकते हैं, आप सवाल उठाते हैं अपोजिशन पे, झूला झुलाते हैं उनको, वो घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में, वो हमारे जवानों को शहीद करते हैं और आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों की देशभक्ति पे सवाल मत उठाना। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आपने भारत का व्यापार, भारत का सारा व्यापार चीन को सौंपने का काम किया आपने। आप बात कर रहे सर 2% ये सरकार जीडीपी का हेल्थ पे खर्चा करती है, 2% एजुकेशन में खर्च करती है। करीब करीब 54 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों से शिक्षा छोड़ी है, जिसमें अकेले हमारा राज्य उत्तर प्रदेश 11 लाख बच्चों ने वहां सरकारी शिक्षा छोड़ी है। इसके अलावा आप
दिल्ली का पूरा आंकड़ा बताते हैं। बहुत बढ़िया बात हमारे भाई ने कही। चलिए पूरा दिल्ली का आंकड़ा सुनिए, अब रोकिएगा नहीं, दिल्ली का पूरा आंकड़ा पढ़ता हूं। असलियत सुनाता हूं आपको। सर, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई। दिल्ली के अंदर 250 किलोमीटर के नए मेट्रो लाइन बिछाए। दिल्ली के अंदर 6,800 किलोमीटर की नई सीवर लाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे। अब देखिए, दिल्ली भी नहीं सुन पा रहे, आप पेट में दर्द शुरू हो गया। प्लीज आप बोले, आप दिल्ली के अंदर 23,000 स्कूल के नए कमरे बनाए। दिल्ली के अंदर 9,500 नए बेड बनाए। दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाया। दिल्ली के अंदर 3 लाख CCTV कैमरा लगाया। दिल्ली के अंदर 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई। दिल्ली के अंदर जो काम केजरीवाल जी ने किया वो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। और आप क्या करते हैं? सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा। और चिंता मत करना, 2100 रुपए महिला सम्मान राशि 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं को देंगे। संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरा का पूरा इलाज फ्री, चाहे 1 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, ये दिल्ली की सरकार कराएगी। दिल्ली की बातें सुनिए आप, आश्वासन पर ना प्लीज। दिल्ली की बातें सुनिए आप। तो सर, दिल्ली में हमने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की, रोकने की, घृणा की, नफरत की, फर्जी वोट बढ़ाने की, चुनाव फर्जी तरीके से जीतने की कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली में 60 से ज्यादा सीटें लेके मुख्यमंत्री केजरीवाल। धन्यवाद। श्री संबित पात्रा जी। ये ऑन नहीं हुआ है। धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे आज सदन में अपने विषय को रखने का मौका दिया। कल मैं सदन में मौजूद था और मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। और वैसे सभापति महोदय, ये कोई बोल रहा है चाची 420, वैसे ये शब्द प्रयोग करना शायद प्रतिबंधित होगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये इंडी अलायंस क्या है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडी अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में है और मफलर भी इंडिया अलायंस में है। और टी शर्ट ने भाषण दिया है, पटपड़गंज में मैं भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है जी, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर,
छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा, वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। अब आप बताइए, अगर इंडिया अलायंस के अंदर ये आप इनके रिश्ते को चाइनीज नूडल्स, ये नूडल्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इनके इंडिया अलायंस का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। आज चीन के विषय में तो 34 बार चीन का नाम लिया गया। चीन में मैन्युफैक्चरिंग, चीन में प्रोडक्शन, सब कुछ बताया गया। आज मैं हकीकत रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं कागजात लेके आया हूं मैन्युफैक्चरिंग का। चीन की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाई कर रहे थे आदरणीय राहुल जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड हैड सेट अ न्यू रिकॉर्ड with a total trade touching $13.6 billion and India was enjoying a comfortable trade surplus of $1.75 billion। इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, $1.7 बिलियन अधिक कमा रहे थे। मगर 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में इनकी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उसे। 25 गुना जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ा के रख दिया इंडिया और चाइना के बीच में। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, यही करार हुआ था क्या? ये जो दोनों गए थे चीन में, MOU साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था क्या? यही करार किया था? माननीय श्री संजय राउत जी। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। भारत एक महान देश है और जब महान देश के राष्ट्रपति अपनी बात किसी मंच पर रखते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में ये स्थिति नहीं है। जिस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हुआ है, ICU में है, आखिरी सांस ले रहा है, उस देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनके भाषण को देश की जनता आजकल गंभीरता से नहीं लेती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि हमारे देश के जनता का सभी जो सिस्टम है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, डेमोक्रेसी की सभी संस्थाओं के ऊपर का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। सिर्फ चुनाव कराना, चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये लोकतंत्र नहीं है। जब भी देखिए, आप जब भी देखिए हमारी सरकार कहाँ फंसी है? चुनाव में है। प्रधानमंत्री कहाँ है? चुनाव में है। केंद्रीय मंत्री कहाँ है? चुनाव प्रचार में है। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जब तक ये सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव के चक्र से बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सर, फिर चुनाव में झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सच छुपाने की बात होती है।
ये सब इसलिए होता है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा रहे हैं, सत्ता के लिए। महाकुंभ की बात, जो महाकुंभ में जो आप बीती हुई उसके बारे में सभी वक्ताओं ने बात की। हमारे श्रद्धा और आस्था का विषय है और हम भी ये चाहते हैं कि महाकुंभ जैसी जो हमारी धर्म की बात है वो ठीक तरह से होनी चाहिए। वहाँ के सरकार ने डिजिटल महाकुंभ की बात की थी, सब कुछ डिजिटल के माध्यम से होगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि 20 करोड़ लोग आएंगे, 25 करोड़ लोग आएंगे, लोगों को आमंत्रण दिया गया प्लीज, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई गई थी। एक राजनीतिक इवेंट हो गया, एक राजनीतिक इवेंट कर दिया, पॉलिटिकल मार्केटिंग कर दिया। और जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है, ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है। आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप जो फिगर आप कह रहे हैं, और सरकार ये तो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। नो हियर टू सब्सटेंशिएट, सरकार को बताना पड़ेगा। आज शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं। यू हैव टू ऑथेंटिकेट, आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी फिगर की। मैं कर लूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। आपका समय भी खत्म हुआ, आपका समय खत्म हुआ। मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। समय खत्म हुआ, प्लीज कंक्लूड। मैं 5 मिनट समय था, इट इज ऑलरेडी। कुंभ में प्लीज सर, कुंभ में 30,000 CCTV कैमरे लगाए थे। प्लीज, कुंभ में 30,000 गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। अगर और जो फिगर आपने पहले कहा है वो यहाँ पुष्टि करेंगे आप। 7 दिन से 2000 लोग लापता है, 2000 लोग लापता है और उनके परिजन। अगर आप कंक्लूड करें, नहीं तो मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। आज ही मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में लाशें मिली। माननीय श्री राम जी, कचरे के डिब्बे में, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड।